दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर बच्चे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, मैथ्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जनरली बच्चे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होता है या हो चुका है। मैं बच्चे उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो 60-70% क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली बार, और हर इस बार चांसेस है कि आपका रिपीट होगा। चाहे आप अक्टूबर का एग्जाम दोगे, ऑन डिमांड एग्जाम अभी भी हो रहे हैं। और बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कि ऑन डिमांड एग्जाम में भी आया है, अप्रैल एग्जाम में भी आया है और अक्टूबर के एग्जाम में भी आया है। तो ध्यान से देखना, टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब आपको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्व आपके लिए एक एक करके हम भी करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, देरी बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर बच्चे अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे ना, अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे तो क्या रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। अब 100% क्वेश्चन, 60-70% जो क्वेश्चन होंगे वो रिपीटेड होंगे, जो कि या फिर ऑन डिमांड में आया होगा, या फिर एकेडमिक में आया होगा, या फिर अप्रैल या फिर अक्टूबर में आया हुआ होगा। तो आइए देखते हैं आगे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, आइए देखते हैं भाई। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। क्लास 12 की बात करूंगा। अगर बच्चे आप एनओएस के स्टूडेंट हो और 12th के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बेस्ड, ट्रू फॉल्स या फिर इन द ब्लैंक्स होता है। बच्चे लोग बोलते हैं सर पास होना बहुत मुश्किल है ऑन डिमांड के अंदर। ऐसा नहीं है, 95-98% भी आते हैं बच्चों के। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सीबीएसई से पैटर्न पूरा अलग होता है यहाँ पे, तो ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल में, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है 2 मार्क्स वाले डायरेक्ट कैलकुलेशन और शॉर्ट प्रूफ। एक प्रूफ दिया जाएगा कि इसको प्रूफ करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन। सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाके बोल देगा कि फॉर एग्जांपल 2x, वैसे इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं, +4 बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, और इसको इंटीग्रेट करो जहां पे वैल्यू 0 और 1/2 है। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करके कैसे करोगे। तो उसको इंटीग्रेशन करने के आपको आंसर पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन सबसे पहले तो इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि होता क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें आप अगर मैं बताऊं इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि पावर 3/3 + 4x और 0 से 1/2 को सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी हम आगे देखेंगे बाकी ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये सवाल है। चलो भाई, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो सॉल्व करना होता है और डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सॉल्व करना होता है और आई होप आपको दिख भी रहा है। ठीक है ना, और 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है बच्चे, 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फुल लेंथ का होगा और एप्लीकेशन सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपको पूछ लिया जाएगा कि एरिया फाइंड करो। अगर इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल आता है, मैं इंटीग्रेशन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल बहुत आ सकते हैं और थोड़ा टफ होता है कैलकुलस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ, और ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ये दिया है 0, ये दिया है 2, और ये दिया है 0, तो ये दिया हुआ है, ये भी 2 दिया हुआ है ना। बोल देगा इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। और ये भी दिया हुआ है, ये दिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं 2, चलो, है ना। और इसको हम थोड़ा सही से बनाते हैं, सही से बनाता हूँ मतलब आपके लिए अपन सही से बनाते हैं। मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। बोलेगा इसका एरिया बताओ इस ट्राइंगल का। यहाँ पे 0 दिया है, ये 2 दिया है, और यहाँ पे मान लो ये 3 दिया हुआ है, ठीक, और ये भी 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 के बीच में। ये हाइट इसकी 3 है, ठीक है, इसकी हाइट की बात हो रही है 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एरिया कैसे फाइंड करना है, तो एरिया पर एप्लीकेशन आ जाएगा। इतना आसान नहीं आता है, लेकिन 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
अभी भाई प्रैक्टिस कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस कैसे करना है या प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन अगर करना आता है तो मतलब प्रिपरेशन करने सेंस के बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं, क्या उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं जो सीबीएसई में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। एनएमएस के बच्चे पैटर्न मैंने कहा आपको पूरा अलग है। पहला आपका 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलता है, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलता है यहाँ पे, फिर आप देखते हो कि मुझे केस स्टडी भी देखने को मिल रहा है, आपको केस स्टडी भी दिया जाएगा। तो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, लेकिन एक सिंपल पैटर्न से लेकर के हार्ड की ओर यहाँ बढ़ते हैं। तो थोड़ा आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको। सॉल्व द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो एनआईओएस के अंदर, एनआईओएस जस्ट अ सिंपल बोर्ड, ठीक है ना, एनटीए इतना बड़ा नहीं है, जेईई मेंस इतना बड़ा नहीं है, तो बोर्ड है, अच्छा बोर्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर 60 to 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इफ यू सॉल्व द 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर और बहुत सारे क्वेश्चन क्या लिखा, मैनी क्वेश्चंस रिपीट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ठीक है बच्चे। रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड द थ्योरम। अभी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैलकुलस बार बार मैं कह रहा हूँ, कैलकुलस का तो जो 9 स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो आपको एटलीस्ट डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब मान लो मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता हो, या फिर डेरिवेटिव क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैं दिखता हूँ और जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको नहीं पता होता है। तो इतना ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। मतलब मैं बता रहा हूँ बच्चे, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेते हो किसी भी प्रकार से, रट लो, रटा तो जाएगा नहीं, समझा जाएगा। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बोल देना, e की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ 0 to 2, बताओ, यहाँ पे dx है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन ex ही होता है, और 0 to 2 लिख दो तो आंसर आ जाएगा 0 की पावर 2, e की पावर 0 मीन्स e की पावर 2 - 1। तो इसको आंसर ऐसे कर सकते हो, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो e की पावर 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 है भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो भाई देख लेना। प्रैक्टिस ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इन लीनियर इक्वेशंस के अंदर। लीनियर 3D ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 3D ज्योमेट्री के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना, 3D ज्योमेट्री का, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है 3D ज्योमेट्री का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी हो सकता है, लेकिन भाई बताना भी बहुत जरूरी है ना। अगर हम मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए, है ना। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब मान लीजिए आपको ये पॉइंट दिया हुआ है r, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है r, तो अब बोल देगा ये r का डिस्टेंस बताओ। और मान लो r का आपका ना इक्वेशन दिया हुआ है, अगर मैं r का इक्वेशन बताऊं तो दिया है 3i कैप प्लस मान लो 4j कैप और 6k कैप। अब भाई फिजिक्स के अंदर थोड़ा घुस गया मैं, लेकिन ध्यान देना बहुत इजी है। तो अगर आपको फाइंड करना है सिंपल, तो क्या करते हो भाई कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर आया कैसे, ये आंसर आया कैसे, तो x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 और x3 माइनस y3, और यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये बच्चा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। बच्चे देखो, मार्क्स तो तभी मिलेगा जब आप स्टेप वाइज, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर उस प्रकार ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस को आंसर लिखोगे, तभी आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। मतलब उस प्रकार आपको प्रेजेंटेशन सिंपल है कि अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, टीचर्स को कैसे दिखा रहे हो, तो मतलब स्टेप वाइज क्वेश्चंस को लिखना है तो भी मार्क्स मिलेगा। और मान लीजिए बच्चे आपने एंड में आंसर गलत दिखा, लेकिन स्टेप सही लिखे तो स्टेप के मार्क्स भी
मिलेंगे। तो इसलिए बच्चे आपको ना बेसिकली बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर बोलते हैं मैं फेल हो जाता हूँ सर, 2 बार से फेल हो रहा हूँ मैथ्स के अंदर, 3 बार से। तो भाई अगर आपने स्टेप वाइज तरीके से नहीं लिखा तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके मार्क्स कटेंगे। अभी मैं डिस्कस करता हूं बच्चे क्वेश्चंस, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। अब देखो अगर रिलेशन और फंक्शन का सारा इधर सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, सारा इधर सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपके लिए। हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सबके लिए। अब क्या पहला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। शो दैट द रिलेशन इज अ डिविजिबल ऑफ ऑन अ एन मतलब नेचुरल नंबर इज अ पार्शियल ऑर्डर। अब पार्शियल ऑर्डर मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। पार्शियल मतलब इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट है, मतलब सिंपल है ना, इक्विवेलेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चे ए ले लेते हैं कोई, ए एंड बी। अगर ए और बी, अगर ए डिविजिबल बाय ए है और बी डिविजिबल बाय बी है, हो सकता है नेचुरल नंबर में ऐसा पॉसिबल है। एक क्या एक को डिवाइड कर सकता है, हाँ। दो को कर सकता है, हाँ, ठीक है ना। एक और 3 को कर सकता है, तो भाई हाँ, अगर ऐसा है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। पहला तो केस हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या ए बी को डिवाइड कर सकता है, बी ए को डिवाइड कर सकता है, तो हाँ भाई कर सकता है, नेचुरल नंबर में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ए बी को भी डिवाइड कर सकता है और बी ए को भी डिवाइड कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, अगर ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ए एंड बी दोनों, यहाँ भी ए एंड बी दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन तो कैसे भाई, मान लीजिए ए 1 है और 2 है, या फिर ए हमारे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू बच्चे 4 है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, हाँ भाई करेगा। क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ 1/2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो मतलब डिविजिबल है। तो मतलब कि बच्चे ये सिमेट्री है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल, अगला पॉइंट आता है, या फिर अगला पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे करें, इधर कर देते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट इधर कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे, अगला पॉइंट क्या करना होता है, ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अभी ट्रांजिटिव करने के लिए बच्चे क्या होता है कि ए बी को करना चाहिए, बी सी को करना चाहिए और ए सी भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई मान लीजिए ए बी को डिवाइड कर रहा है, हाँ भाई, क्या ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, और तो अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। इस केस में ट्रांजिटिव हो गया ये, क्यों भाई, ए बी और सी तीनों ही नंबर नेचुरल नंबर है। यहां पर लिख देता हूं मैं, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। अगर ए बी और सी तीनों ही नेचुरल नंबर हैं तो इस केस में बच्चे आपका, अगर ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स अगर ए सी को भी डिवाइड करेगा। और अगर तीनों ही पॉइंट अगर ऐसे आते हैं तो आप कह सकते हो दिस नंबर इज अ पार्शियल ऑर्डर, या ठीक है, पार्शियल ऑर्डर है। अभी बच्चे आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको बेसिक पता है, मैं क्या कह रहा था आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से कर सकते हो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। 12th का मैथ्स, 11th का मैथ्स, ठीक है, थोड़ा आपको लॉजिकल थिंकिंग भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चे फॉर्मूला स्ट्रांग नहीं है, आप फॉर्मूला पे काम नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब फॉर्मूला याद कैसे होगा, फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो फॉर्मूला याद करने के लिए बस बच्चे आपको एक छोटी सी डायरी बनानी चाहिए। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे तो बच्चे आपके टाइम पे तो अभी चैट जीपीटी और एआई का आ गया, सिस्टम आ गया है, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, आपको एक डायरी लेनी पड़ेगी, आपको पॉकेट में रखना पड़ेगा अपने, एंड वहां पे फॉर्मूला लिख लो आप बाय हैंड, प्रिंट नहीं निकालना है, अपने हाथ से लिखना है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने पास उसको आप रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व किया एंड देखकर करने में कोई भी बुराई नहीं है। जब आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अपने आप ही फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपको गो थ्रू भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे और भी हैं, लेकिन बच्चे सारे सॉल्व नहीं कराने वाला हूं मैं, आने वाले वीडियोस में कराऊंगा। और लेकिन बच्चे अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है
और ध्यान से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ही पूछा गया है, तो अगर इसका प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे लिखा है चेक इफ द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 और अनटो। क्या ये 1 1 है कि अनटो है, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा सर्जेक्टिव है कि इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है। अगला आता है बच्चे इनवर्स ट्रिगो का, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको करके दिखाऊं, पहला क्वेश्चन अगर करके दिखाऊं, साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, तो ये किसके इक्वल होता है। सिंपल देखो, साइन की किस वैल्यू पर √3/2 आता है, साइन की किस वैल्यू पर √3/2 आता है। √3 जो होता है ये पाई बाय आपका 3 पे आता है, मतलब 60 डिग्री पे आता है। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हमने साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब इसकी वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ तक करेगी। तो सिंपल अगर आप देखा जाएगा तो बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेंज बताना है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू लाए करेगी। तो यहाँ +π/2 से -π/2, 2 -π/2 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक लाई करती है, इसी बीच में लाई करते हैं साइन की फंक्शन। अब मान लो कि साइन 3/2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो 3/2 से 2, सॉरी माइनस इधर आएगा पहले, है ना, -2π/3, ये इसका रेंज आ जाएगा और प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स ट्रिगो का आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो, सबके ऐसे सबका निकाल सकते हो आप। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, सिंप्लीफाई द साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स x, इसको भी हम आगे ट्राई करेंगे। चलिए अभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है भाई, इफ ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। आगे बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट ए की वैल्यू 1 2 3 2 5 1 और 1 1, सॉरी 1 1 1। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू सिंपल इवैल्यूएशन निकालना है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो इजी है, तो हाँ भाई ये आपके पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत इजी लग रहे हैं आपको, और ये करोगे तो और भी इजी लगेंगे आपको बाद में, ठीक है ना। प्रूव द डिटर्मिनेंट इज अ 0 इफ द 2 रो आर द आइडेंटिकल। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर ये तो रूल ही है, अगर 2 रो आइडेंटिकल है, मान लो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3, सॉरी 1 1 3 1 1 1 1 1 1, अगर ऐसा कुछ दे दिया, अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो ये बाय द रूल ही है कि ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल है, आप सॉल्व करने जाओगे तो वैसे यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और आइडेंटिकल होते ही आपका आंसर भी आ जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है बच्चे। अब ये क्वेश्चन जो है, अभी टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ, मतलब आपको प्रूव करने के लिए, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप एमसीक्यू देखोगे तो एमसीक्यू के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा कि आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, 2 नंबर वाले में डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन दिखाया जा सकता हूं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकता हूं। लेकिन बच्चे एनआईएस के अंदर, एनआईएस बोर्ड है भाई सीबीएसई की तरह, तो कोई सा भी जरूरी नहीं है कि उसी 100 क्वेश्चंस में से आपके पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना, ये बात है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अभी भाई फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी टेंजेंट का फॉर्मूला पता रहेगा तो निकाल दोगे, टेंजेंट का फॉर्मूला पता रहेगा तो निकाल दोगे। तो भाई कैसे देखते हैं जरा इसको, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dy, ये होता है टेंजेंट का फॉर्मूला। ये देखो, तो इसको dy/dx होता है, dx/dy होता है, dy/dx होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, dy/dx होता है शायद, है ना, ये हाँ dy/dx होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा। अभी 2x आ गया, अब इसने बोला x की वैल्यू 2 पर स्लोप बताओ, x की वैल्यू 2 पर स्लोप बताओ, तो x की वैल्यू 2 पर स्लोप बताएंगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 4, तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 4, तो m आ जाएगा 4, आंसर हो गया 4। तो ऐसे सॉल्व करना होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट की क्वेश्चन बताओ x की वैल्यू 1 पर। अभी मान लो बच्चे नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। अगर ये नॉर्मल है तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल होता है।
तो पहले टेंजेंट की फॉर्मूला वैल्यू निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x की पावर 2, है ना, एक्स क्यूब की, और भाई ये एक्स क्यूब है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 3x, अरे 3x 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, है ना, तो इसको सॉल्व हो जाएगा तो 3x की पावर 2, ये इसका आ गया टेंजेंट। अब इसका नॉर्मल फाइंड करोगे तो नॉर्मली इसका होता है, देखो m इंटू m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ से हमारा m2 मतलब कि नॉर्मल, मतलब कि आपका जो m2 नॉर्मल है वो आ जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई, ये आ गया नॉर्मल का फॉर्मूला, ये आ गया नॉर्मल। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स देखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स देखोगे तो 3x स्क्वायर है। अब बोला है किस वैल्यू पर, x की वैल्यू 1 पर, तो भाई सिंपल है ना कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा टेंजेंट। तो भाई नॉर्मल का क्या बताओगे, नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स बाय डी वाई है ना, तो ये हो जाएगा -1/3, नॉर्मल जो आएगा -1/3। ये का आंसर ये हो गया नॉर्मल का, और टेंजेंट का आंसर ये हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था? नहीं भाई, बहुत आसान था। मैं कैसे कर पाया, या आप कैसे कर पाओगे, तो फॉर्मूला पता होगा। तो अगर टेंजेंट का क्वेश्चन पता है, अगर नॉर्मल का क्वेश्चन पता है, और पता है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस करते हैं तो दोनों का स्लोप m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 होता है, अगर ये बात पता रहेगी तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अपन आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है। अभी लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो जरा, सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? तो यहां पे लगेगा चेन रूल। क्या लगेगा? चेन रूल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? तो भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है यार, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो किसका होता है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, तो उसका भी नहीं होता है। तो क्या चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको? क्या चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ भाई कर सकते हैं, लेकिन आपको चेन रूल आता हो तब ना। चेन रूल नहीं आएगा तब कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया ये क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ तो चेन रूल लगा लोगे आप। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला है ना, इस क्वेश्चन को देखो। इवेल्युएट द 0 to π/2 cos x। cos x का भाई इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अभी cos x का dx 0 to π/2 मतलब 0 to π/2 इसका वैल्यू लाई करता है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। इसलिए क्या था इंपॉर्टेंट है। अभी cos x का इंटीग्रेशन होता है 0 to π/2 मतलब रेंज दिया हुआ है, तो माइनस साइन π/2 टू माइनस साइन का माइनस ही आएगा, ठीक है। सही कर रहा हूँ अपन। एक काम करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो सही रहेगा। माइनस को बाहर निकाल दिया तो यहाँ भी माइनस ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, π/2 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा -1, है ना, हो जाएगा -1। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा है, ये देखो बाय पार्ट्स करना है भाई, बाय पार्ट्स करना है। अभी बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता रहेगा ना तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। पहले को बाय पार्ट, पहले को करो, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को करो, पहले को छोड़ो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी इंटीग्रल का एप्लीकेशन कैसे करना है, अब बट सिंपल है कि मैंने आपको एरिया वाला क्वेश्चन बताया था आपको। अब इंटीग्रेशन आता है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कर सकते हो। यहाँ पे करना है एरिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ट्रायंगल बना करके दिया था, उसको फिर एरिया फाइंड करना था, ठीक है। वही सेम ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ गया भाई एरिया बिटवीन द y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड
अच्छा y इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस पर 0 टू पाई बाय 2 लाई करता है। आगे करेंगे इसको। अरे हाँ, अब आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको क्या करना होता है, x और y को सेपरेट करना होता है। क्या करना होता है, x और y को सेपरेट करना होता है। ठीक है ना, सबसे पहले सेपरेट करो, एक तरीका होता है, आपको मैं आने वाले वीडियोस में सब सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं बस अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो इसको तरीके हर क्वेश्चन का तरीके से तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप x और y को अलग कर लो, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बताना जानना चाहता हूँ कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए और प्रैक्टिस आप कर सको। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको सब पता चलेगा। अभी बच्चे क्या आता है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। यूनिट वेक्टर फाइंड करना, क्या करेंगे भाई इसका, ठीक है, क्या करेंगे, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, तो का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कुछ फाइंड करते हैं भाई। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 4 क्या 9 हो जाएगा, क्या 3 आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसके और इसके बीच में टेंजेंट फाइंड करो, और जब टेंजेंट आ जाएगा तो टेंजेंट किसके बराबर आएगा, जो जैसे टेंजेंट आता है tan आता है टेंजेंट के बराबर tan x, और जो tan x की वैल्यू रहेगी वो इसका एंगल फाइंड कर देगा आसानी से। आगे देखते हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके ऊपर शॉर्ट बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 3D ज्योमेट्री के अंदर शॉर्ट बच्चे आपका 6 नंबर का सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, फाइंड द एंगल फॉर 2 प्लेन। 2 प्लेन की ये फॉर्मूला देखो, अब 2 प्लेन का जो है ना ये वाला क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब बताऊंगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो मैक्सिमम सवाल आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलने वाला है। फॉर्मूला वाले सवाल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आगे देखें, अगर क्या दिया है भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले, ये देखो जरा भाई, अगर आप इनको सॉल्व करोगे LLP, ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भाई आपको x मानना पड़ेगा, x की वैल्यू पहले 1 रख लो या फिर k रख लो, फिर उसका आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। पता है ये सब क्वेश्चन जो है आपको है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता रहेगा तो आसानी से कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 60-70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी भाई इजी है, भाई प्रोबेबिलिटी इजी है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी, अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं भाई, तो अगर ये पी ए यू बी देख लें तो पी ए प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो ये हमको फाइंड करने बोला है ना, तो पी ए प्लस पी बी क्या होगा, 5 + 4 9, 0.4 + 0.5 माइनस 0.2, तो 0.9 माइनस 0.2, आंसर विल बी 0.7, आंसर विल बी 0.7। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अप्लाई द बेस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को तो देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आएगा तो क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर में आ सकता है, इससे में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका, अप्लाई द बेस थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको भाई आपको बेस थ्योरम का पता होना चाहिए, बेस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, बेस थ्योरम पता रहेगा। जनरली बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम के ऊपर, और अगर आप आगे इंजीनियरिंग करने जाओगे तो इंजीनियरिंग में भी आपको बेस थ्योरम मिलेगा। तो बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द 2 रेड बॉल व्हेन द, आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे आता है भाई क्विक स्ट्रेटेजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। आइए देखते हैं क्या लिखा है भाई।
डेली सॉल्व 1 to 2 लॉन्ग आंसर इंटीग्रेशन के ऊपर, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मतलब कि बच्चे डेली 5 क्वेश्चन आप हर टॉपिक के ऊपर करो। क्यों? 6 नंबर के सवाल बनते हैं इनके ऊपर। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब बेस थ्योरम करने जाओगे तो 6 नंबर का सवाल बनता है। 3D ज्योमेट्री के अंदर जब आपको 6 नंबर का सवाल बनता है। आप जब लीनियर इक्वेशन पे जाओगे या फिर बच्चे जब आप प्रोबेबिलिटी करने जाओगे या फिर बच्चे आप कैलकुलेस करने जाओगे तो वहाँ पे 6 नंबर का सवाल बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप प्रैक्टिस करने जाओगे और वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना ही नहीं होता। जहाँ पे 6 नंबर का सवाल दिखेगा आपको सिंपल फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। बस थोड़ा लेंदी रहेगा, और लेंदी तो इसलिए रहेगा क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। बाय ऑल रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज, मैंने यही तो कह रहा हूँ मैं सबसे, फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होगा ना है तो क्वेश्चन नहीं भी आता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कोई 2 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नहीं आता मेरे को, सॉल्व करना मेरे को आता नहीं, लेकिन फॉर्मूला पता है, तो सिंपल गिवन दैट, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्टेप लिख करके अगर एंड में फॉर्मूला लिख दूंगा तो 1-1.5 मार्क्स मिल सकता है। क्योंकि सॉल्व करने का ऊपर 2 नंबर है। अगर स्टेप मैं कर दूं, फॉर्मूला लिख दूं तो भाई टीचर इंप्रेस तो हो ही जाना है। और प्रोसीजर में यही लिखा हुआ है कि स्टेप वाइज में अगर फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगने वाला है वो लिख दूं तो भी बात बन जाएगा। अब लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं रिपीटिशन मोड पर। आपको जस्ट रिपीट करना है हर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स के अंदर कर रहे हो 5 साल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कर रहे हो 5 साल के लिए, पूरा 5 साल का। अभी 5 साल का चाहे ऑन डिमांड का पेपर हो चाहे एकेडमिक का हो, अभी दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ऑन डिमांड बच्चे लोग को बहुत लोग मिसगाइड करते हैं कि 40% भी आएगा, 60% भी आएगा। ऐसा नहीं है, आपका 60% पे ही आपको फोकस करना है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 60% वाले ही हैं। जो TMA वाले हैं वो आपको नहीं आता है। 2-4 क्वेश्चन आ गया बात अलग है, लेकिन नहीं आता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर दो। बच्चे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्व कैसे करना है, और क्वेश्चन अगर नहीं आता है, नहीं आते हुए क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो सिर्फ स्टेप लिख करके, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।